Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So in today's video we are going to discuss the topic rules of interpretation, जिसमें हम literal और golden rule को discuss करेंगे. ठीक है, जो the subject is interpretation of statute. So let's start. तो सबसे पहले हम आते हैं literal rule के ऊपर. So it's basically मैं आपको ऐसे overall बता देती हूँ. Literal rule क्या होता है कि जैसे जो हम law पढ़ते हैं, लॉ के अंदर ना हमें कुछ एक्स्ट्रा समझना है ना कुछ हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है. लॉ जिस तरीके से बना हुआ है, जैसा लॉ है, उसे एज इट इज ही हमें समझना है. वी कैन नॉट कुछ भी हम वी कैन नॉट ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा. ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि आपको एक डिश की रेसिपी विद इंग्रेडिएंट्स बता रखी है और आपको एज इट इज उसी तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाना है. आपको अपनी तरफ से कुछ भी खुद से ऐड नहीं करना है. तो इसी तरीके से लिटरल रूल में इंटरप्रिटेशन होता है कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द लॉ, कि वो लॉ का मीनिंग क्या है, तो आप सिर्फ उनके वर्ड्स को समझ सकते हो, उस लॉ के मीनिंग को समझ सकते हो वर्ड टू वर्ड जाके, वर्ड टू वर्ड उसको अंडरस्टैंड करके. बट यू कैन नॉट ऐड एनीथिंग एल्स. तो ये होता है लिटरल रूल. ठीक है. So the literal rule says that you should understand the rule exactly as they are written without trying to add any extra meaning or interpretation to them. It's like taking the rule at face value, just understanding them for what they say without trying to read between the lines. So अगर ये रूल कहता है स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक नो रनिंग इन हॉलवे, तो इसका मीनिंग जो अंडरस्टैंड हम करेंगे वो यही एग्जैक्टली होगा, डोंट रन इन द हॉलवे. ठीक है, बस इसमें क्या डिफरेंस है मीनिंग में और इसमें कि बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई है हम एक्सप्लेनेशन के लिए. बट जो चीज़ जैसी है वैसी ही है. हॉलवे मतलब हॉलवे. ठीक है. तो ये था हमारा. अब दिस रूल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट रिस्पेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द पीपल. ये रूल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस रूल का कहना है कि जिन्होंने रूल्स बनाए हैं, जिन्होंने लॉ बनाए हैं, उन्होंने कुछ सोचकर किसी रीजन से तो लॉ बनाए होंगे, तो फिर वाई वाई वी आर चेंजिंग दैम, हम उन्हें चेंज क्यों करें, हम उसमें कुछ ऐड क्यों करें, हम उसके साथ छेड़खानी क्यों करें अगर उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है तो ये लॉज ये सोच के बनाए गए. ठीक है. मतलब कि ये लिटरल रूल जो है वो ये सोच के तय किया गया है कि हम लॉस को छेड़खानी कर नहीं करेंगे, जैसा है वैसे का वैसा पढ़ेंगे. ओके. तो बाकी का जो है आप इसमें टू पैराग्राफ ये आप पढ़ लेना. आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. एडवांटेजेस क्या है इसके. इजी फॉर एवरीवन. द लिटरल रूल मेक्स इट इजी फॉर रेगुलर पीपल. तो रेगुलर पीपल जो है उनको अंडरस्टैंड करना ये इजी हो जाता है, क्योंकि वो तो जो चीज़ जैसी है वैसे ही रीड करेंगे और वही समझेंगे. ठीक है. इसमें क्या होता है, बस इंस्ट्रक्शन रीड करो, इंस्ट्रक्शंस के मीनिंग को समझो, आप समझ गए. आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एज्यूम नहीं करना है, कॉमन लोगों को एज्यूम नहीं करना है, जैसे लॉ हम एज्यूम कर लेते हैं चीज़ों को. वी डोंट हैव टू एज्यूम. देन क्लियर इंटेंट. इट इंश्योर्स दैट द पर्पस बिहाइंड द लॉ इज क्लियर. ये बताता है कि जो लॉ बनाने का पर्पस था वो क्लियर था. एंड जो रूल्स हम अगर इसी की तरह हम वो करेंगे तो वो इजी टू ग्रास्प हो जाएगा, कि हम लॉ को बहुत जल्दी ग्रास्प कर पाएंगे. देयर इज नो नीड टू गेस व्हाट लॉ मेकर्स मेंट बिकॉज इट्स राइट देयर इन प्लेन लैंग्वेज. ठीक है. तो हमें ये नहीं जानना है कि लॉ मेकर का इंटेंशन क्या था, लॉ मेकर ने क्या सोच के बनाया था, एंड ब्ला ब्ला. वी जस्ट हैव टू सी द रूल, वी हैव टू अंडरस्टैंड प्लेन लैंग्वेज जो सी है हमें उसको समझना है. इससे क्या होता है, वही वाली बात आ गई रिस्पेक्ट द अथॉरिटी की. उन्होंने भी कुछ सोच समझ के बनाया था रूल अथॉरिटीज ने, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है. देन प्रेडिक्टेबिलिटी. इजी टू प्रिडिक्ट. अब रूल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड देम, वी कैन रीड देम. तो प्रिडिक्ट करना इजी हो जाता है, कुछ ऐसा नया कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं आता लॉ के अंदर जो हमें डिफिकल्ट हो आगे गेस करना. डिसएडवांटेज क्या होते हैं, अनरीजनेबल डिसीजन. समटाइम्स लिटरल रूल कैन लीड टू डिसीजन दैट सीम अनफेयर. कभी कभार क्या होता है, एज इट इज लॉ को अप्लाई करना कुछ अनफेयर होता है, क्योंकि लॉज बनाए तो बहुत सही नीयत से जाते हैं, एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख के बनाए जाते हैं, बट लूप हॉल्स तो हर जगह होते हैं. तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे वो लॉज वर्क नहीं करते बट फिर भी वर्क करवाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे अनफेयर हो जाता है. देन लैंग्वेज का इशू. ठीक है, तो हर वर्ड के बहुत अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, तो उससे अनक्लियर हो जाती है चीजें, डिफिकल्ट हो जाती है समझना. तो लैंग्वेज इशू होता है. then not always practical. Yes, there are few laws जो बने हैं बट प्रैक्टिकली आज के टाइम में अप्लाई करना भी उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कुछ लॉज जो होते हैं, हर लॉ का एक टाइम होता है, सब लॉ न्यू नहीं बने हैं, पुराने लॉज भी चलते आ रहे हैं जिन्हें आज के टाइम में अप्लाई करोगे एज इट इज तो गलत हो जाएगा, राइट. तो लेट्स बी थोड़े से प्रैक्टिकलिटी से कम मिलते जुलते आते हैं. देन हाई स्टैंडर्ड्स. द लिटरल रूल एक्सपेक्ट्स परफेक्शन. तो लिटरल रूल के अंदर तो ऑफ कोर्स एज इट इज हमें लगाना होता है, तो परफेक्शन एक्सपेक्ट करी जाती है. ठीक है, फ्रॉम द पीपल हु राइट द लॉ. तो इट लाइक्स एक्सपेक्टिंग देम टू नेवर मेक मिस्टेक, विच इज प्रिटी टफ. तो अब ये हम उसे एज इट इज लगा रहे हैं, बट लॉ मेकर ने उस टाइम पे जो भी सोचा था, क्या ये पॉसिबल है कि वो कोई मिस्टेक ना करे. मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं, दे आर हाईली इंटेलिजेंट पीपल, बट ये नहीं कह सकते हम कि मिस्टेक हुई नहीं है.
हो भी सकता है कि लॉ बनाते टाइम जो इंटेंशन जिस इंटेंशन से लॉ बनाया हो वो आज एग्जिस्ट ना करता हो, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। देन जो लिटरल रूल्स है ना वो इन रूल्स और इन प्रिंसिपल्स पे चलता है, ये प्रिंसिपल्स फॉलो करे जाते हैं, तो अब हम इनको भी समझ लेते हैं। ए जस्टिन जेनरिस, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो तो प्लीज डोंट माइंड इट। ठीक है, सो दिस रूल सेज दैट व्हेन यू हैव अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स, ये रूल कहता है कि जब आपके पास कुछ स्पेसिफिक चीजों की लिस्ट होती है, तो फॉलोड बाय मोर जनरल वर्ड्स, उन स्पेसिफिक चीजों की लिस्ट कुछ और जनरल वर्ड्स के थ्रू फॉलो होती है, तो दोज जनरल वर्ड्स शुड बी अंडरस्टूड टू अप्लाई ओनली थिंग्स सिमिलर टू स्पेसिफिक वर्ड्स लिस्टेड। अब ये ऐसे मैं आपको इस लाइन में तो समझा नहीं पाऊंगी, एग्जाम्पल से समझ लो। इफ अ रूल सेज, अगर रूल कहता है कि डॉग्स और कैट्स और अदर एनिमल्स, तो इसका मतलब क्या है? अदर एनिमल्स का मतलब ऐसे एनिमल्स जो डॉग्स और कैट के सिमिलर है, डॉग्स और कैट जैसे ही है। ठीक है, इसलिए उन्होंने पहले डॉग्स और कैट स्पेसिफाई कर दिया एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, तो दे आर जस्ट स्पेसिफाइंग द कैटेगरी टू अंडरस्टैंड। अब जर्नल वर्ड क्या हो गया? अदर एनिमल्स, स्पेसिफिक थिंग क्या हो गई? डॉग्स एंड कैट्स, तो दे आर स्पेसिफाइंग थिंग्स लाइक दिस। ठीक है, अंडरस्टूड द मीनिंग एनिमल्स सिमिलर डॉग्स एंड कैट्स, नॉट ऑल एनिमल्स। देन cases or misses, or misses, yes, cases or misses. So cases or misses means cases that are left out, not covered by the law. कुछ ऐसे केसेस है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है while making the law. अब देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपन, अलग अलग तरीके के क्राइम हो रहे हैं, अलग अलग तरीके की सिचुएशन है, तो क्या लॉ जब बनता है क्या हर सिचुएशन को पहले से प्रिडिक्ट करके बनता है कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ क्राइम होने वाला है, हमें ये भी कवर करना है, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए भी एक लॉ होना चाहिए, कोई ऐसा करता है तो इसके लिए भी लॉ होना चाहिए? नहीं, प्रिडिक्ट करके लॉ नहीं बनता है। लॉ तब बनता है जब ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि इनके ऊपर कोई लॉ नहीं है, अब हमें इनके ऊपर कोई लॉ बनाना है। बट अब जब कोई लॉ नहीं होता और वो सिचुएशंस आके खड़ी हो जाती है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट सीधा अब लेजिस्लेचर से लॉ पास करवाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, कोर्ट जो है वो पुराने केसेस को यूज करता है कुछ टाइम, कि वो उनसे हेल्प ले सके, कि कोई पुराना केस ऐसा हुआ हो या फिर कुछ सिमिलर केस हुआ, कोई सिमिलर सिचुएशन हुई हो कहीं भी, उनसे हेल्प ले सके। ठीक है, तो इट रेफर्स टू सिचुएशन दैट लॉ डिडंट थिंक अबाउट और डिडंट मेंशन। लॉ ने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, इसके ऊपर भी एक लॉ होना चाहिए, कानून होना चाहिए, और वो सिचुएशन आ गई है, तो लॉ ने कभी मेंशन ही नहीं की थी ऐसी सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, व्हेन सिचुएशन इज नॉट कवर्ड बाय लॉ, अगर कोई सिचुएशन कवर नहीं करी गई है लॉ के थ्रू, तो जजेस जो है वो क्या लेते हैं, कुछ दूसरे लीगल प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं या फिर पास केसेस को यूज करते हैं कि उस केस में क्या करें ये डिसाइड करने के लिए, क्योंकि केस का डिसीजन तो लेना है ना, जजमेंट तो देनी है। देन कम्स एक्सप्रेसियो ऑनेस्ट ऑनेस्ट एस्ट एक्सक्लूसिव ऑल्ट्रेस, मैंने आई थिंक सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रीड करी है। देन दिस रूल सेज दैट व्हेन द लॉ स्पेसिफिकली मेंशन वन थिंग, ये रूल कहता है कि अगर लॉ स्पेसिफिकली कोई एक चीज को मेंशन कर रहा है, तो उसका दूसरी चीजों से या उसके जैसी कोई चीज से कोई लेना देना नहीं है, वही एक ही चीज को मेंशन कर रहा है और वही एक ही चीज के बारे में वो लॉ है। जैसे कि रूल टेक्स टॉक्स अबाउट एप्पल एंड ऑरेंज, अगर रूल बात कर रहा है एप्पल और ऑरेंज के बारे में, तो वो एप्पल और ऑरेंज जिसके बारे में ही बात कर रहा है, इसके में हम ये ऐड नहीं करेंगे कि कोई और फ्रूट भी उनके जैसा होगा या फिर फ्रूट्स की कैटेगरीज ऐड कर दी। नो, दे आर टॉकिंग अबाउट दीज टू फ्रूट्स, तो दीज टू फ्रूट्स जो लॉ है इन दो के ऊपर ही है, नो अदर फ्रूट्स विल बी इंक्लूडेड इन दैट। Then, however, this rule only applies when the law's language is clear and when the law's language is clear and unambiguous. तो ये रूल तभी अप्लाई होता है जब लॉ की लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होती है, समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है और उसके कुछ दो तीन मतलब नहीं निकलते किसी एक वर्ड के। ठीक है, सो दीज रूल्स हेल्प जजेस टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरप्रेट द लॉज when there might some uncertainty or confusion. So they provide guidance on how to apply the law fairly and consistently. अब केस ले लेते हैं। In the case of R.V. Harris, there was a situation where the defendant bit someone's nose. तो इसमें क्या था, डिफेंडेंट ने ना किसी की ना नोज को काट लिया था, ये सिचुएशन थी इस केस के अंदर। तो जो लॉ था उस टाइम पे कहता था कि ये क्राइम है टू स्टैब, कट और वुंड, किसी को चोट देना, स्टैब करना, कट करना, ये सब जो है ये एक क्राइम है। The court had decided of biting someone's nose counted as stabbing, cutting or wounding under the law. तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि अगर बाइट कर रहे हैं किसी की नोज को तो वो काउंट होगा या तो स्टैबिंग में, कटिंग में या वोंडिंग में। ठीक है, वाउंडिंग। देन यूजिंग द लिटरल रूल, अगर हम लिटरल रूल की बात करें तो इस जो लॉ में था ना वो ये चीज एग्जैक्टली रिटन थी
कि जो ये सब चीजें स्टैबिंग, कटिंग और ये चोट देना, ये सब चीजें जो है ये किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होनी चाहिए। ठीक है, यूजिंग अ टूल और इंस्ट्रूमेंट, कोई चीज यूज करके कोई करे तो उसे क्राइम में मानेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये जब कोर्ट ने रूलिंग को अच्छे से एंटायरली पढ़ा, एक एक वर्ड का मीनिंग समझा, तो कोर्ट के अकॉर्डिंग जो पर्सन है उसने अपने टीथ यूज किए थे, कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई टूल तो यूज नहीं किया था, तो वो पर्सन जो है वो फ्री हो गया था, वो किसी कोई क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता था, उसने नोज जो बाइट की थी कोर्ट उसको क्राइम कैटेगरी में नहीं डालता। ठीक है सर, ये इसके अंदर था। द नेक्स्ट, अब आते हैं हम गोल्डन रूल के ऊपर। गोल्डन रूल का ओरिजिन क्या है? द गोल्डन रूल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेंसलेडेल in 1857 during the case Gray versus Pearson. It's named after him because he was the one who initially proposed it. उसका नाम के ऊपर इसलिए क्योंकि उसने सबसे पहले इसे प्रपोज किया था। देन मीनिंग क्या है? द गोल्डन रूल इज लाइक अ फ्लेक्सिबल वर्जन। अब जैसे लिटरल रूल था, वो था वर्ड को समझना कि वर्ड क्या कह रहा है। ठीक है, मतलब कोई लॉ है तो उसके अंदर जो वर्ड्स हैं हम उनको समझ के उस लॉ का मीनिंग समझेंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। बट जो गोल्डन रूल है वो फ्लेक्सिबल वर्जन है, ठीक है, ऑफ द लिटरल रूल। While literal rule sticks strictly on the exact word of the law, literal rule इधर उधर नहीं कर सकते चीजों को, सिर्फ exact word के ऊपर स्टिक रहता है। Golden rules allow judges to adjust the meaning of the words and avoid absurd और unreasonable results. So golden rule allow करता है कि अगर आपको किसी वर्ड से ऐसा लग रहा है कि ये वर्ड यहाँ पे गलत यूज हो रहा है लॉ में, तो आप जाके देख लीजिए क्या बेस्ट मीनिंग इस वर्ड का बन सकता है या कोई दूसरा वर्ड जो फिट हो सकता है। मतलब कि बेसिकली आप थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाइए। लॉ जो है उसे तरीके से जस्टिस के साथ रीजनेबल सेंस बनाना चाहिए लॉ का, तभी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि हम लॉ, ये लिखा है लॉ ये कह रहा है और आपको पता है गलत हो रहा है, तब भी हम लॉ की ही सुनेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको, ये गोल्डन रूल कहता है। अब इसका एप्लीकेशन समझ लेते हैं। दिस इज व्हेन अ वर्ड, नैरो अप्रोच में, इट इज दिस इज व्हेन अ वर्ड इज द लॉ हैज मोर देन वन मीनिंग। जब एक वर्ड के लॉ के अंदर एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं ना, तो वो चीजों को बहुत ज्यादा अनक्लियर कर देता है, बहुत कंफ्यूजिंग कर देता है। तो इन दोज केसेस, इन सच केसेस, द जज कैन चूज द मीनिंग। अब जज इन केसेस में वो मीनिंग चूज कर सकता है, जैसे एक वर्ड के तीन मीनिंग है तो वो मीनिंग चूज कर सकता है जो बेस्ट फिट होता है उस लॉ में, उस लॉ को एकदम ठीक बनाने के लिए, अच्छी तरीके से उस लॉ का मीनिंग और सेंस बनाने के लिए और उसे आगे अप्लाई करने के लिए। जैसे एग्जांपल है, इफ लॉ सेज फास्ट एंड इट कुड मीन क्विक और सिक्योरली फिक्स, तो जज की मर्जी है वो इनमें से कौन सा वर्ड चूज करेगा, ताकि लॉ जो है, जो पढ़ रहा है, लॉ के अकॉर्डिंग जो वर्ड बेस्ट उस जगह पे सूट करे और एक सेंस बनाए लॉ की। देन वाइड अप्रोच क्या है? समटाइम्स देयर इज ओनली वन लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड। जब सिर्फ एक ही लिटरल मीनिंग होता है वर्ड का, बट यूजिंग इट इन दैट वे वुड लीड टू absurd और अनरीजनेबल आउटकम्स। अब वो एक मीनिंग भी इतना बेकार लग रहा है वहां पे, अगर उसे हम यूज कर रहे हैं तो वो लॉ को बेकार, मतलब अनरीजनेबल बना रहा है, क्लियर नहीं कर पा रहा है लॉ को। तो उस सिचुएशन में क्या होता है? तो कोर्ट कैन मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड अवॉइड द absurdities। तो कोर्ट उस मीनिंग को ही मॉडिफाई कर देगा और जो भी कंफ्यूजन है उनको अवॉइड करेगा। जैसे कि लॉ सेज नो व्हीकल इन द पार्क एंड समवन यूजिंग अ व्हील चेयर। अब लॉ ने बोला व्हीकल पार्क में अलाउड नहीं और कोई व्हील चेयर यूज करे तो टेक्निकली तो व्हीकल हुआ ना, बट कोर्ट ने फिर भी इंटरप्रेट किया, उस चीज को समझा और वाइडर सेंस में उसे ये बताया कि व्हील चेयर एक्सक्लूडेड है व्हीकल्स की कैटेगरी में से इस रूल के। बट अगर हम लिटरल रूल के अकॉर्डिंग जाते हैं और वो व्हील चेयर भी कवर करता है तो हमें लिटरल लॉ रूल के अकॉर्डिंग तो सुननी पड़ती लॉ की। बट ये गोल्डन रूल था तो इसलिए इसमें फ्लेक्सिबल वाइडर सेंस में हमने रूल को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, मीनिंग को मॉडिफाई कर दिया। जैसे अभी केस है रामजी निसार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या था? देयर वाज अ लॉ कॉल्ड प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। तो ये लॉ थोड़ी सी ना लीनियंसी बरतने की बात करता है कि जो यंग लोग होते हैं ना, अर्ली एज होती है जिनकी, यंग एज, उसमें अगर कोई ऑफेंडर होता है, यानी किसी से ऑफेंस हो जाता है, कोई क्राइम हो जाता है किसी से, किसी यंग एज के पर्सन से, तो एक एज लिमिट तय कर रखी थी इसमें कि उस एज लिमिट में अगर किसी से, मतलब उस एज लिमिट से मिनिमम, मतलब कम एज में क्राइम हो जाता है, तो लॉ थोड़ा सा लीनियंट होगा उसके लिए, मतलब उतनी सीवियर पनिशमेंट नहीं देगा जितना उस एज से ज्यादा लोगों के लिए होगी। बट पनिशमेंट होगी, बट कम पनिशमेंट होगी। ठीक है, लीनियंट होगा लॉ। तो अब नाउ इन द पर्टिकुलर केस द सुप्रीम कोर्ट हैड डिसाइड व्हेन एग्जैक्टली डिटरमाइन द एज ऑफेंडर टू सी द क्वालिफाइड लीनियंसी। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ था? कोर्ट ने ना एक चीज जो थी वो बताई थी कि ना, जो हम एज देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस एक्ट की एज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी हम अब बात नॉर्मल एज की करते हैं कि कोर्ट ने, फॉर एग्जाम्पल, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल राइट नाउ, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द एक्ट एज। 18 कोर्ट ने एज रखी है, अगर 18 से कम आप होते हो, 16 होते हो, 17 होते हो, या इससे भी कम होते हो, इन एजेस में अगर 18 से पहले आप कोई भी क्राइम करते हो, तो आपके ऊपर लीनियंसी का रूल लग जाएगा कि आपको जो पनिशमेंट है थोड़ी कम दी जाएगी, ज्यादा सीवियर नहीं दी जाएगी।
बट अगर आप 18 या 18 से ऊपर होते हो तो आपको एक नॉर्मल पनिशमेंट जो होती है क्राइम की, जो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती है वो मिलेगी। अब कोर्ट ने ये देखा है इसके अंदर कि जैसे किसी पर्सन ने 17 की एज में, एक पर्सन ने 17 की एज में क्राइम करा है, लेकिन जो डिसीजन कोर्ट सुना रहा है ना, तब तक उसकी एज हो जाती है 18। तो अब कोर्ट जो है वो ये रूल कब अप्लाई करेगा, वो ये रूल तब नहीं देखेगा जब उसने कोई ऑफेंस किया था, उस बच्चे ने, अगर हम बच्चा भी बोले तो 17 की एज में उसने ऑफेंस किया था, बट कोर्ट उस एज को नहीं, कोर्ट उस टाइम की एज देखेगा जब वो डिसीजन सुना रहा है। अगर वो डिसीजन सुनाने के टाइम 18 का हो गया है तो वो लीनियंसी रूल में नहीं आएगा। बट अगर वो डिसीजन सुनाने के टाइम 17 या 16 या मतलब 18 से कम की एज का है, तब वो लीनियंसी रूल में आ सकता है। तो इसमें बेसिकली बात यही है कि कोर्ट ने जो एज डिसाइड की है, उस अकॉर्डिंग कोर्ट जजमेंट वाली डेट की वाले दिन भी एज उसकी चेक करेगी और उसी अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट सुनाएगी। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। बाकी एक बार आप ये पूरा पढ़ भी लोगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं भी समझ आई तो। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको दोनों रूल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज यू कैन कमेंट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक शेयर आवर वीडियो। थैंक यू।